माया और अनु कहने को तो एक ही अपार्टमेंट में रहती थीं, हम उम्र भी थी, परंतु उन दोनों के आपसी रिश्तों में वो मित्रता देखने को नहीं मिलती थी जैसे कि हम उम्र लड़कियों में होती है। दोनों के बीच बस औपचारिकता मात्र ही थी। अनु माया के साथ ही कॉलेज में उससे एक साल पीछे क्लास में थी। अनु ने तो कई बार माया की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, परंतु माया ने ही इस दोस्ती की ओर उदासीनता का भाव बनाए रखा। यह देखकर अनु ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए। जाने अनजाने, न जाने क्यों, माया के दिल में अनु के प्रति ईर्ष्या की चिंगारी सी धधकती रहती थी। माया जब कॉलेज से बाहर आकर स्कूटी स्टार्ट करने लगती तो उसकी नजर अनु पर पड़ती, जो कॉलेज से लेकर घर तक का सफर रिक्शे से करती थी, पर कभी भी उसने उससे अपने साथ स्कूटी शेयर करने के लिए नहीं कहा। अनु उसे एक छोटी सी मुस्कान देती हुई हाथ हिलाकर रिक्शे में चली जाती। वह भी उसका जवाब हल्के मुस्कान के साथ दे देती है। दरअसल अनु के माता पिता बहुत ही समझदार और मिलनसार थे। वो दोनों अनु के दिल के बेहद करीब थे। अनु के प्रति उनका व्यवहार मित्रवत था। वह भी अपने मन के हर छोटी से छोटी बात अपने मम्मी पापा से शेयर करती थी। जरूरत पड़ने पर उनसे राय भी लेती थी। अनु के माता पिता भी बहुत प्यार से बातों बातों में ही उसे अच्छे और बुरे की समझ और पहचान भी करना बता देते थे। माया को अनु की किस्मत पर जलन सी होती थी। इधर उसका परिवार इसके बिल्कुल ही विपरीत था। वह बचपन से ही अपने माता पिता की आपसी कलह और लड़ाई झगड़ा ही देखती आई थी। पहले तो उसकी मम्मी उषा उच्च शिक्षित होते हुए भी गृहिणी का कर्तव्य निभाना पसंद करती थी। वह उच्च शिक्षित महिला होने के बावजूद अपने घर के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहती थी। विवाह के कुछ दिन बाद उसने अपने पति का स्वभाव और रवैया देखा तो वो दंग रह गई। एक पढ़े लिखे उच्च पदासीन इंसान से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके पति विनोद बहुत ही कटुभाषी और गुस्सैल व्यक्ति थे। घर संसार में उनकी रुचि ही नहीं थी। वह बिजली विभाग में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। गुस्सा उनकी नाक पर धरा रहता था। हमेशा चिढ़े हुए रहते थे, मानो परिवार की डोर उन्हें जबरन थमा दी गई हो। उन्हें अपनी पत्नी के प्रति सहानुभूति या प्रेम भाव न के बराबर था। उनके लिए पत्नी केवल दैहिक प्यास बुझाने का जरिया मात्र थी। इससे उषा स्वयं को बहुत आहत महसूस करती थी। शादी के 5 साल बाद जब माया का जन्म हुआ तब उषा को लगा कि बच्ची को देख विनोद के व्यवहार में कुछ बदलाव आ जाएगा, परंतु इस बार भी उषा को निराशा ही मिली। विनोद के मन में अपनी प्यारी सी बेटी को देखकर भी प्यार का कोई अंकुर भी नहीं फूटा। उन्होंने अपने आसपास बेरुखी और बेपरवाही का एक अभेद किला सा बना रखा था। उस किले में प्रवेश करना आसान न था। बस अपने आत्मसम्मान को बलि चढ़ाकर ही उसमें प्रवेश किया जा सकता था। यह देख उषा ने मजबूर होकर हथियार डाल दिए। वो समझ गई कि विनोद पर सुधरने की आशा रखना व्यर्थ है। उषा एक कंपनी में नौकरी करने लगी। उसके नौकरी करने की खबर ने विनोद और उषा के बीच तनाव का उग्र रूप ले लिया। दोनों की आपस में खूब लड़ाइयां होने लगी। उषा भी अपनी जिद पर अड़ गई। उसने विनोद से साफ शब्दों में कह दिया कि अब तक उसने बहुत सहन कर लिया, अब वह विनोद की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक गुलामी नहीं करेगी। उषा ने नन्ही माया की देखभाल के लिए एक आया को रख लिया। माता और पिता दोनों ने ही अपनी अपनी ईगो के चलते छोटी सी माया को नजरअंदाज कर दिया। बेचारी माया उन दोनों के झगड़े का शिकार बनकर रह गई। मम्मी पापा का लाड दुलार क्या होता है वह महसूस ही नहीं कर पाई। उषा के नौकरी पर जाने के बाद एक आया मालती माया की देखभाल करती थी। इस तरह माया का बचपन मालती के रहमो करम पर गुजरने लगा। मालती एक बहुत ही चालाक किस्म की महिला थी। जब तक उषा घर पर होती तब मालती माया को बहुत प्यार से संभालती और बहुत लाड प्यार दिखाती, परंतु उषा की अनुपस्थिति में वह एकदम कठोर बन जाती थी। माया के सारे जरूरी काम पूरे करके वो आराम से मोबाइल से बातें करने में व्यस्त हो जाती। माया यदि कुछ मांगती या पूछती तो अनसुना कर देती। इस तरह पलते पलते माया बड़ी होती चली गई। अब वह स्कूल जाने लगी। उषा ने मालती की जगह माया की देखभाल के लिए एक पढ़ी लिखी महिला रख ली, जो माया को स्कूल बस में छोड़ने
और लेने भी जाती। उसकी यूनिफॉर्म और स्कूल से जुड़े सारे कामों को देखती, स्कूल से मिला होमवर्क करवाती। बेचारी माया को जो प्यार दुलार मम्मी और पापा से मिलना चाहिए था, उससे वह वंचित ही रह गई। ऐसा नहीं था कि उषा माया से प्यार नहीं करती थी, उसे बेटी से बहुत प्यार और लगाव था, परंतु पति को सबक सिखाते सिखाते वह स्वयं नौकरी के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी कि निकल ही ना पाई। अब उषा एक दोराहे पर आकर खड़ी हुई थी। उसके पास अपनी बेटी के लिए वक्त ही नहीं बचता था। नौकरी के साथ घर की सारी जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर थी। माया बहुत सी बातें अपनी मम्मी से शेयर करने को तरसती, पर छुट्टी के दिन थोड़ा समय भी मिलता तो वह काम की थकान से इतना थक जाती कि माया की बातें सुनते सुनते या तो उसकी नींद लग जाती या अचानक कोई अधूरा काम याद आ जाता और उठकर चली जाती। इस तरह उसकी बात अधूरी ही रह जाती थी। उषा के पास ऐसे फुर्सत के क्षण कम ही होते थे। माया अब इस सब की आदी हो चुकी थी। वह मन मसोस के रह जाती थी। मम्मी की व्यस्तता बढ़ती ही गई और माँ और बेटी में दूरियां बढ़ती गई। माया अपने पापा के स्वभाव को भी बखूबी जानने लगी थी, इसलिए उसने मम्मी और पापा दोनों पर ही कोई उम्मीद रखनी छोड़ दी थी। वह अंतर्मुखी बन गई। ऐसे माहौल में वो बड़ी होती गई। अब वह कॉलेज में पहुंच चुकी थी। घरेलू काम के लिए एक काम वाली रख ली गई। कॉलेज से आकर वह खाना गरम करके खा लेती थी। हाँ, एक बात जो हमेशा उसके मन को सालती रहती, वो एक तो पापा की बेपरवाही और दूसरी मम्मी का उसे समय न दे पाना उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था। माया ने अपनी पढ़ाई लिखाई और उसके कॉलेजों में होने वाली अनेकों गतिविधियों के बारे में मम्मी और पापा को बताना ही छोड़ दिया, क्योंकि पापा को इन सब में कोई रुचि ही नहीं थी। मम्मी के पास समय नहीं था। मम्मी कभी रात में काम से खाली होकर माया से उसकी पढ़ाई लिखाई या कुछ अन्य बातों के बारे में चर्चा करने लगती तो माया बहुत ही उत्साहित होकर अपनी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज और सहेलियों के किस्सों की पोटली खोलने बैठ जाती। माया का मन रखने के लिए थकी हुई उषा सुनने लगती और हाँ हाँ करती रहती। कभी कभी तो सुनते सुनते नींद में ही डूब जाती थी। अक्सर ऐसा बहुत बार हो चुका था। माया भी अब बड़ी हो चुकी थी। यह देख उसका मन खिन्न हो उठता था। धीरे धीरे उसने मन को समझा लिया और अपनी दुनिया में सिमट के रह गई। उसने समझ लिया था कि उसके परिवार तीनों सदस्यों ने अपने अपने तरीके से रहने के तरीके चुन लिए हैं। उनका घर एक ऐसा पिंजरा था जिसमें तीन अलग तरह के पक्षी एक साथ कैद कर लिए गए थे। तीनों आपस में नाखुश थे, पर मजबूर थे। पिंजरा बंद था, उड़ नहीं सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ अनु के परिवार की सुख शांति व आपसी प्यार माया के मन में फांस बनकर चुभती थी। उसके दिल में अनु के प्रति ईर्ष्या की भावना न चाहते हुए भी स्थान बना लिया और वह अनु की पड़ोसी और हम उम्र होते हुए भी उसके साथ दोस्ती की डोर में न बंध सकी। घर पहुंचते ही वह बैग से चाबियां निकाल ही रही थी कि अनु का रिक्शा भी आ पहुंचा। रोज की तरह अनु की माँ विभा अपने बरामदे में खड़ी उसकी राह देख रही थी। यह उनकी रोज की आदत में शामिल था। बेटी को देख विभा का चेहरा खिल गया। अनु ने गेट से ही चिल्लाकर कहा, मम्मी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी हुई है। यह देख सुनकर माया चिढ़ गई और ताला खोलकर अंदर चली गई। रोज की तरह घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कपड़े बदलकर वह रसोई घर में खाना निकालने लगी। वह रोज की तरह खाने में दाल जो ठंडी होकर जम सी गई थी, सब्जी भी मनपसंद न थी। खाना गर्म करने की इच्छा न हुई। थोड़ा सा खाकर उठ खड़ी हुई। रोज का यही किस्सा था। उषा थकी हुई आकर जब उसका रसोई में अध खाया खाना देखने लगती, दबे स्वर में कुछ गुनगुनाने लगती थी। ऐसा नहीं था कि माया को खाना बनाना या गर्म करके खाना नहीं आता था। जाने अनजाने वो तो माँ से खाना बनाना तो सीख ही चुकी थी, पर उसके मन में एक गहरी उदासीनता स्थायी रूप से घर बना चुकी थी। उसे न खाना बनाने और न खाना खाने में कोई रुचि रह गई थी। उसकी माँ उषा भी अब घर और नौकरी के जाल में कुछ ऐसी फंसी कि माया से ही दूर होती चली गई। विनोद तो पहले ही माया के लिए बेगानों जैसा था। उषा घर और नौकरी की जिम्मेदारी के बोझ तले इतना दब गई कि उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाती। माया को याद आने लगा कि जब वह कक्षा में प्रथम आती
या उसे कोई स्कूल की ओर से कोई इनाम मिलता तो वह कूदती फांदती घर आती। वो बेकरारी से शाम को मम्मी और पापा के आने की राह देखती, पर हमेशा उदासी ही हाथ लगती। मम्मी थकी हुई होती, फिर भी उस पर हाथ फेर कर घर के कामों में लग जाती। पापा के पास जाने से वो बहुत डरती थी, फिर भी हिम्मत कर उत्साहित होकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने पहुंच ही जाती। परंतु उसके पापा अखबार में ही नजर गड़ाए ठीक है कहकर भगा देते थे। धीरे धीरे उसने अपने मन को समझा लिया। अब वह अपना रिजल्ट, स्कूल कॉलेज में मिली सफलताओं के बारे में घर में चर्चा ही नहीं करती थी, ना ही कोई उसे इस विषय में पूछता। उषा भी अब बढ़ती उम्र और काम की अधिकता के कारण बहुत थकावट महसूस करने लगी थी। नौकरी से आकर जैसे तैसे रात का खाना बनाती और सुविधा के लिए अगले दिन की तैयारी में जुट जाती थी। उषा की एक अच्छी बात यह थी कि वह माया की पॉकेट मनी देने में कभी कंजूसी नहीं करती थी। शायद वो बेटी को समय न दे पाने का मुआवजा इस रूप से देना चाहती थी। विनोद से तो किसी चीज के लिए पैसे निकलवाना ऊँट के कुछ से गन्ना खींचने जैसा था। मजबूरन कभी कुछ मांगने पर 10 प्रश्न पूछते, फिर फिजूल खर्ची का ताना देते और 100 रुपए मांगो तो बड़ी कठिनाई से 10 रुपए देकर भगा देते। माया ने तो उनसे पैसे मांगना ही छोड़ दिया था। उसके पापा की एक खासियत यह थी कि अपने बॉस या दोस्तों के लिए पार्टियां देने में दिल खोल कर खर्च करते थे, परंतु पत्नी या बेटी पर खर्च करने पर उनके माथे पर बल पड़ जाते थे। अचानक माया का ध्यान कॉल बेल की आवाज से भंग हुआ। वह अपने वर्तमान में लौट आई। उषा नौकरी से लौट आई थी। माया को याद आया कि उसे तो कल एमजी कॉलेज जाना है। वहाँ अन्य स्टूडेंट्स के साथ उसे भी कुछ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए चुना गया था। उसने औपचारिकतावश मम्मी को इसकी सूचना देनी थी, क्योंकि वहाँ अधिक समय लग सकता था। इसके लिए उसे कुछ तैयारी भी करनी थी। रात को डिनर पर उसने धीरे से मम्मी को इस बारे में सूचित कर दिया। पापा उनकी बातों से उदासीन खाना खाने में व्यस्त थे। वह दोनों अभी खाना खा ही रही थी कि विनोद बहुत ही अशिष्टता से कुर्सी को ढकेलते हुए उठ खड़े हुए और हाथ धोकर टीवी देखने में व्यस्त हो गए। अगले दिन सुबह माया अपने ग्रुप के साथ एमजी कॉलेज जा पहुंची। वहां छात्र छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। माया अपने कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लीडर थी। अपने कॉलेज की छात्राओं के बैठने के स्थान की पूछताछ करने के लिए वह आगे बढ़ी। उन्हें किसी तंबू में बैठना है, इसकी पूछताछ कर ही रही थी, परंतु कहीं से भी ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अचानक एक खूबसूरत सा युवक, शायद वह उसी कॉलेज का था, माया की परेशानी को देखकर आगे बढ़कर सामने आया। उस युवक का गोरा रंग, लंबा कद और शरारती आंखें थी। उसने बड़े करीने से बाल संवारे हुए थे। माया के कुर्ते पर लगे बैज को देखते हुए बोला, आप तो एसडी कॉलेज से हैं ना? माया की हामी भरने पर वह बोला, आइए, मैं आप सबको आपके बैठने का स्थान बताता हूँ। उस युवक ने उन्हें उनके लिए आरक्षित तंबू में ले जाकर छोड़ आया। सही स्थान मिल जाने पर माया ने उस युवक को धन्यवाद दिया। उस पर वह बोला, आप तो हमारे कॉलेज के मेहमान हैं। आप लोगों की परेशानी दूर करना हमारा कर्तव्य है। मैं 3 नंबर के तंबू में ही हूँ। कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिए। माया उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो गई। उसने अपने ग्रुप में उसकी चर्चा की तो सब लड़कियां हंसने लगी और बोली कि माया तो बहुत ही भोली है। जरा सोचो तो, अगर वो हमारे कॉलेज में ऐसे आते तो हम भी उनकी ऐसी ही मदद करते या नहीं? माया चुप रह गई। 3 दिन गुजर गए। युवा सांस्कृतिक महोत्सव खत्म होने को था। पुरस्कार वितरण के बाद वह भी अपनी सहपाठियों के साथ लौटने को तैयार खड़ी थी। उसका दिल और दिमाग विवेक के बारे में ही सोच रहा था। उसे विवेक की हर बात भा गई। उसका मुस्कुराना, चाल ढाल, बातें करना, सभी कुछ प्रभावशाली था। शायद जीवन में पहली बार उसे किसी युवक के पास आने, बातचीत करने का मौका मिला था, वरना उसकी जिंदगी तो एक बंद कमरे की तरह थी जिसमें कोई आता जाता नहीं था। उसमें कोई दरवाजे या खिड़की न थी, कोई आवाज भी नहीं देता, बस उदासी और अकेलेपन का अंधेरा ही छाया रहता। उम्र का तकाजा भी था, इसीलिए माया के मन में प्यारी सी भावनाएं हिलोरे लेने लगी थी। पहली बार किसी ने इतना अपनापन दिखाया था। खाने के समय जब सब छात्र छात्राएं उतावले होकर
खाना लेने के लिए एक दूसरे को धक्का देकर पहले खाना लेने की कोशिश करने लगे थे, मानो खाना ही खत्म हो जाएगा। माया दूर खड़ी होकर यह तमाशा देख रही थी। उसकी सहेलियां भी धक्का लगाकर भीड़ में घुसकर खाना ले आई, पर माया सभ्यतावश किनारे ही खड़ी रही। अचानक न जाने कहां से विवेक खाने की प्लेट लेकर सामने आ खड़ा हुआ। वो संकोच में डूब गई। वह हंसकर बोला, अरे, हमारे कॉलेज से भूखी जाकर हमें बदनाम करवाओगी? माया ने संकोच से प्लेट तो पकड़ ली, पर कुछ कह न सकी। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया था। खाना खाकर वह अपनी सारी सहपाठियों से विदा ले अपने घर रवाना हो गई। उसने जैसे ही घर के गेट पर स्कूटी खड़ी करी तो उसे पीछे से कार का हॉर्न सुनाई पड़ा। जब उसने पलटकर देखा तो उसे पीछे वाली कार में विवेक बैठा दिखाई दिया। वह एक मोहक मुस्कान से उसकी ओर देखते हुए बोला, अरे, आप यहाँ रहती हैं? यह कहते हुए वह कार से नीचे उतर आया और उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सिर हिलाकर हामी भरा। वह बोला, मैं तो राजीव नगर में रहता हूँ। मेरे पापा का एक कार का शोरूम है। बस मैं कॉलेज के बाद पापा के साथ ही बिजनेस में उनका सहयोग देने की सोच रहा हूँ। पापा अकेले इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेंगे? विवेक अचानक बोला, अरे, आप भी तो अपने बारे में कुछ बताएं। माया शर्माते हुए बोली, मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते हैं और तो मेरे पास कुछ खास बताने योग्य है नहीं। यह सुनकर विवेक हंसते हंसते बोला, अरे वाह, मैं भी इकलौता ही हूँ। हम दोनों की खूब जमेगी। यह सुनकर वह घर के अंदर चली गई। इस नए नए अनुभव के बाद माया के मन में अनोखी सी बेचैनी करवटें लेने लगी। उसके मन में एक अनूठे से एहसास की तरंगे उठने लगी। हमेशा की तरह घर में कोई न था। उसने चाय बनाई और अपने कमरे में जा बैठी। वह मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं आज के बाद विवेक से फिर उसकी मुलाकात होगी या नहीं। काश विवेक उसे एक बार फिर कहीं मिल जाए। इस ख्याल से ही वह बहुत रोमांचित हो उठी। किसी ने उससे कभी भी इतने प्यार और अपनेपन से बात नहीं की थी। वह स्वयं ही पुरुषों से दूर भागती थी। मम्मी पापा के आपसी संबंधों ने उसके मन की कोमल भावनाओं को झुलसा के रख दिया था। अब तो किसी लड़के से बात करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। उसके घर में हर समय तू मैं ही होती रहती थी। वह आज की सारी बातें मम्मी से दिल खोल कर कहना चाहती थी, परंतु मम्मी तो घर और नौकरी के कामों में इतनी व्यस्त थी कि कुछ सुनने का उनके पास समय ही कहाँ था। उसने तो मम्मी को हमेशा उदास और थका हुआ ही देखा था। बहुत जरूरी बातें भी वह चलते फिरते या कोई काम करते करते ही कहती और सुनती थी। ऐसे में माया किससे कहे अपने दिल की बात। सब सहेलियां एक दूसरे के घर आती जाती थी, परंतु माया अपने पापा के क्रोधी और रूखे स्वभाव के कारण किसी को अपने घर भी बुलाने का साहस नहीं करती थी। वह डरती थी कि कहीं पापा उसे या मम्मी को उसकी सहेलियों के सामने ही अपमानित न कर दे। उसकी सहेलियां उसकी खामोशी को देख उसे घमंडी समझकर उससे दूरी बनाने लगी थीं। माया मन ही मन घुटती रहती थी। वह उनकी गलतफहमी कैसे दूर करे? बस उनमें से एक छवि ही ऐसी थी जो उसके दिल के करीब थी। वह उसके पापा के स्वभाव से भी परिचित थी। एक बार उसके सामने ही माया के पापा को उसने माया की मम्मी को अपमानित करते देखा था। छवि का घर माया के घर से बहुत दूर पड़ता था, इसलिए रोज रोज उसके घर जाना भी संभव नहीं था। आज माया का मन बेचैन हो रहा था और पिछले दिनों हुई अनेक प्रतियोगिताओं में मिलने वाली सफलताओं की चर्चा किसके साथ करे? विवेक के बारे में अपनी भावनाएं किससे साझा करे? वह समझ नहीं पा रही थी कि किससे कहे अपने मन की बात। माया यथावत कॉलेज जाने लगी। एक दिन अचानक कॉलेज के गेट के बाहर निकलते ही उसे विवेक दिखाई दे गया। अपनी कार के पास खड़ा था। उसे देखते ही वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ गया। माया का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने बहुत ही कठिनाई से अपनी भावनाओं को छिपाते हुए विवेक से धीरे से पूछा, आप यहाँ कैसे? विवेक शरारत भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए बोला, बस ऐसे ही, आपको देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसीलिए इधर चला आया। चलिए, आज हम दोनों कॉफी पीने चलते हैं। माया असमंजस में थी कि क्या जवाब दे। इतने में ही विवेक बोल उठा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना भी क्या सोचना, चलिए ना।
यह कहते हुए विवेक ने लपक कर माया का हाथ पकड़ लिया और बोला, आधे घंटे में लौट भी आएंगे, अब मान भी जाओ। विवेक की प्यार भरी जिद को माया को मानना ही पड़ा। विवेक के स्पर्श करने से माया के शरीर में सैकड़ों बिजलियां अचानक कौंध गई थी। वह अवाक सी मूर्ति बनी कार में बैठ गई। कॉफी हट में जाकर माया का संकोच धीरे धीरे कम होने लगा था। उधर विवेक बड़े उत्साह से अपने परिवार के बारे में बता रहा था। वह मंत्रमुग्ध सी उसके चेहरे की ओर देखती जा रही थी। विवेक बोला, मैं ही इतनी देर से बोलता जा रहा हूँ, आप भी कुछ बात करिए। माया मन ही मन सोचने लगी कि विवेक, मैं तुम्हें अपने बारे में क्या बताऊं। मैं तो अजनबियों की एक बस्ती में रहती हूँ, जहाँ सब एक दूसरे की भावनाओं से अनजान है, एक दूसरे से बेगाने जीवन बिता रहे हैं। माया के मन में एक गहरी टीस उठी। वह उठ खड़ी हुई और बोली, विवेक, अब मुझे कॉलेज लौटना है। अब विवेक को भी मजबूर होकर उठना पड़ा। कॉलेज के सामने माया को उतारकर वह चला गया। जाते जाते उसने एक मोहक मुस्कान माया पर डाली और तेजी से कार आगे बढ़ा ली। घर में प्रवेश करते ही वही सन्नाटा और उदासी उसे घेरने लगी। उसे बरबस विवेक के साथ गुजारे वो पल याद आ गए। उसे ऐसा महसूस हुआ उसका शरीर उसके साथ था, परंतु उसकी जान विवेक के साथ ही चली गई। कार से उतरने के वक्त विवेक की प्यार में डूबी एक नजर ने उस पर जादू सा कर दिया था। अपना वजूद भूलकर विवेक के रंग में रंगी जा रही थी। यह कैसा एहसास है? अचानक उसकी नजर कमरे में लगे दर्पण पर पड़ी। रूप रंग का भरपूर खजाना होते हुए भी उसका चेहरा कितना फीका लग रहा था। वह हमेशा अपने रूप रंग की ओर उदासीन ही रही। वह अपने बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे किचन से मम्मी की आवाज सुनाई पड़ी। यह क्या माया, आज भी तुम्हारा खाना ऐसे ही पड़ा है? तुमने दूध भी फ्रिज में नहीं रखा, वह भी फट गया। तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, सोचा थोड़ी चाय पीकर आराम करूंगी, पर तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। अभी मुझे खाना भी अकेले ही बनाना है। मम्मी को गुस्से में देख माया ने दिल में उठते प्यारे से जज्बातों को मन में ही छिपा लिया। वह बुझे मन से किचन में चली गई और मम्मी के लिए एक मिल्क पाउडर से चाय बनाने लगी। चाय बनाकर वह कमरे में आ गई। वह समझ गई कि उसके मम्मी पापा अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने मसलों में ही व्यस्त हैं। उसके दिल की बातें समझने और सुनने के लिए उनके पास ना समय है, ना उन्हें दिलचस्पी है। इस दिन के बाद माया के जीवन में एक नया बदलाव सा आ गया। अब उसने स्वयं अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बड़ी बात में अपने लिए खुशियां तलाशती रहती। उसने सोच लिया कि वह अब किसी को अपनी खुशियों के आड़े आने नहीं देगी। वह कोई रिमोट से चलने वाला खिलौना नहीं है। बिना किसी की परवाह किए अपनी इच्छा से अपनी जिंदगी जिएगी। माया के जीवन में एक प्यारा सा अनोखा सा बदलाव आने लगा था। वो कॉलेज में सखियों के साथ हंसने बोलने लगी। यही नहीं, छवि के साथ वह अक्सर शॉपिंग करने, ब्यूटी पार्लर जाने का भी कार्यक्रम बनाती। माया को कभी भी रुपए पैसे की तंगी तो महसूस नहीं हुई। उसकी मम्मी खुले दिल से उसके पॉकेट मनी देती थी। इस मामले में वो कभी कंजूसी नहीं करती थी। शायद इसके पीछे भी उनकी यह सोच रही होगी कि वह बेटी को समय तो दे नहीं पाती, इसीलिए अधिक पॉकेट मनी देकर वह अपने मन में उठते अपराध बोझ से उबरना चाहती थी। माया अब अक्सर छवि के साथ बड़े उत्साह से शॉपिंग करने जाने लगी। वहाँ पर वह नए फैशन के बहुत से कपड़े, सैंडल और पर्स आदि खरीद लेती। दोनों मिलकर कभी चाट और कभी आइसक्रीम खाती थीं। एक दिन दोनों ने ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल करवाया। माया सुंदर तो थी ही, परंतु अब उसका चेहरा दमकने लगा था। वह स्वयं को आईने में देखकर चकित सी रह गई। माया का जन्मदिन 4 मार्च को होता था। अक्सर इस दिन वह अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज की कैंटीन में जाकर उन्हें कुछ खिला पिला देती थी। इस बार भी उसने यही किया। उसके मन में टीस सी उठी। वह सोचने लगी कि उसके पापा को शायद उसका जन्मदिन याद भी नहीं होगा। हाँ, मम्मी ही उसके जन्मदिन पर अपने कॉलेज की कैंटीन से गुलाब जामुन और समोसे ले आती थी। दोनों माँ बेटी मिलकर खा लेती थी। माया इन्हीं विचारों में डूबी कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो चकित रह गई। उसके सामने एक बड़ा सा उपहार लिए विवेक खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़क उठा।
और चेहरा अनोखी खुशी से खिल गया। अचानक उसे याद आया कि उस दिन कॉफी हट में विवेक ने बहाने से उससे उसकी जन्मदिन की तारीख भी पूछी थी। उसे देखकर विवेक मुस्कुरा के आगे बढ़ा और उसे जन्मदिन की मुबारक देते हुए तोहफा उसके हाथ में थमा दिया। माया संकोच करते हुए इनकार करने लगी, पर विवेक ने एक ना सुनी। विवेक ने लपक कर कार का दरवाजा खोलकर उसे कार में बैठने का इशारा किया और बोला, घबराइए नहीं, आज की पार्टी आपकी तरफ से ही होगी। माया हैरान रह गई। वह किसी मंत्रपूत सम्मोहन की डोरी से बंधी कार में जा बैठी। विवेक ने कार को एक होटल के सामने रोक दिया। वहां उसने पहले से ही एक कैबिन बुक करवाया हुआ था। विवेक ने सब चीजें माया की पसंद की मंगवाई। बहुत ही खुशनुमा माहौल में दोनों ने समय बिताया। माया को पहली बार अपने जन्मदिन पर इतनी खुशी का अनुभव हो रहा था। पार्टी के बाद विवेक ने उसे कॉलेज के बाहर उतार दिया। माया वहां से अपनी स्कूटी लेकर घर चली गई। माया विवेक के ख्यालों में डूबी थी। विवेक ने आज उसके जन्मदिन पर इतनी खुशी देकर उसे फलक पर बिठा दिया था। मम्मी और पापा दोनों ही घर लौट चुके थे। मम्मी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। जब उषा ने माया को आए देखा तो वह हमेशा की तरह अपने ऑफिस की कैंटीन से लाए हुए समोसे और गुलाब जामुन लेकर आ गई। उसने माया को पुकारा। मम्मी की आवाज़ सुनकर माया कमरे से बाहर आई तो मम्मी उसे समोसे और गुलाब जामुन खिलाने के लिए आगे बढ़ी और बोली, जन्मदिन मुबारक हो। समोसे की खुशबू पाकर टीवी में डूबे विनोद का ध्यान भंग हो गया। जब उनकी नज़र प्लेट पर पड़ी तो वह ताना कसते हुए बोले, आज यह किस खुशी में पार्टी हो रही है। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए उन्होंने बड़ी अभद्रता से उषा के हाथ से प्लेट ले ली और गपागप खाना शुरू कर दिया। उन्हें तो माया के जन्मदिन की याद तक नहीं थी। माया और उसकी मम्मी एक दूसरे की ओर देखती ही रह गई। जब उन्होंने भरपेट मिठाई खा ली तब जूठी प्लेट वहीं छोड़कर घर से बाहर निकल गए। रुआसी सी माया पिता के इस अभद्र व्यवहार को देख बिना खाना खाए ही सो गई। उषा का मन भी खिन्न हो गया। किचन समेत वह भी लेट गई। थकान से उषा को गहरी नींद आ गई। इस घटना के बाद माया के दिल में आक्रोश का ज्वार भाटा उठ गया था। उसका मन बार बार विवेक के अनकहे प्यार की ओर आकर्षित होने लगा। वह विवेक को लेकर मन ही मन सतरंगी सपने बुनने लगी थी। उसका मन भावी जीवन की कल्पनाओं में डूब जाता। वह सोचती कॉलेज पूरा होने के बाद वह विवेक के साथ नए जीवन की नींव रखेगी। उन दोनों की एक प्यारी सी दुनिया होगी। विवेक का परिवार उसका ही अपना परिवार होगा। वह विवेक के साथ नई दुनिया बसाएगी। वह जानती थी कि उसके पापा साथ दे या ना दे, परंतु मम्मी को तो वह किसी तरह मना ही लेगी। पापा तो यह सुनकर घर में ना जाने कौन सा तूफान खड़ा कर देंगे। अब उसने मन ही मन विवेक का प्यार स्वीकार कर लिया। विवेक के लिए वह अपने परिवार के विरुद्ध भी जाने के लिए सोच बैठी थी। वह बचपन से आज तक उनके लाड़ प्यार को कितना तरसी थी। उसके मम्मी पापा दोनों ने ही अपना अपना रास्ता चुनकर जीने की राह खोज ली थी। उन्होंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। माया की खास सखी छवि ने जब माया में एक प्यारा सा बदलाव देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसे इसका कारण तो पता नहीं था, परंतु उत्सुकता बहुत थी। एक दिन अवसर पाकर वह माया से इसका कारण पूछ ही बैठी। माया का मन तो अपनी और विवेक की बढ़ती नजदीकियों के किस्से सुनाने के लिए पहले से ही मचल रहा था। वह विवेक के ख्यालों में आखंड डूबी हुई थी। उसने कुछ शर्माते हुए, कुछ मुस्कुराते हुए विवेक के साथ हुई सारी बातें और मुलाकातें छवि को सुना डाली। छवि और माया बचपन से एक दूसरे के बारे में जानती थी। छवि तो माया के घर के माहौल से भली भांति परिचित थी। वह सही अर्थों में एक समझदार और दूरदर्शी लड़की थी। छवि को यह मालूम था कि माया बहुत भोली है और दुनियादारी से बेखबर है। दुनिया की चालाकियों से उसका पाला कभी पड़ा नहीं था। यद्यपि वह माया के बदले हुए जीवन और खुशियों से बहुत प्रसन्न थी, परंतु वह माया को छल कपट से भरी दुनिया से सावधान भी करवाना चाहती थी। माया जब अपने और विवेक के किस्से बता रही थी, उस समय उसके चेहरे पर जो खुशी की अनोखी चमक दिखी, उसे देख छवि कुछ अधिक कहने का साहस न कर पाई।
परंतु चलते चलते उसने माया से इतना तो कह दिया कि माया, तुम बहुत भोली हो। तुमने विवेक को लेकर इतने सपने बुन डाले हैं, परंतु उसके दिल के और उसके बारे में क्या है, कभी सोचा? तुम्हें इतनी जल्दी किसी पर विश्वास कर लेना क्या अनुचित नहीं लग रहा? छवि की इस बात को माया ने बीच में ही काटते हुए कहा, छवि, तुम नहीं समझोगी। तुमने विवेक जैसा नम्र और समझदार लड़का पहले कभी नहीं देखा होगा। उसने अभी तक कोई बात ऐसी नहीं की जिससे किसी लड़की का अपमान हो और आत्म स्वाभिमान आहत हो। जब छवि ने देखा कि उसकी दी हुई नसीहतें माया के दिल और दिमाग से ऐसे फिसल रही है जैसे किसी चिकने पत्ते के ऊपर से पानी की बूंदें फिसलती है, तब वह मौन हो गई। छवि भी युवा थी। उसे महसूस हुआ कि कहीं माया उसकी बातों को अन्यथा ही ना ले ले, इसलिए उसने इस चर्चा को विराम दे दिया। वह दोनों रोज कॉलेज में मिलती थी, पर छवि कभी भी विवेक और उसके संबंधों का जिक्र नहीं करती थी। माया की विवेक से मेल मुलाकातें बढ़ती जा रही थी। उसका भय और संकोच भी धीरे धीरे खत्म हो चुका था। उसके मम्मी पापा तो शाम से पहले घर आते नहीं थे। अब वह अक्सर कॉलेज के बाद विवेक के साथ कभी किसी पार्क में या किसी होटल में चली जाती। विवेक उसे भविष्य के सतरंगी सपने दिखाता था। विवेक कभी अपने पिता के कारोबार के बारे में बताता तो कभी अपने बंगले के बारे में जानकारी देता। माया मंत्रमुग्ध सी विवेक की बातें सुनती रहती। मन ही मन में वह पुलकित हो उठती थी। अपने होने वाले ससुराल की कल्पना में खो जाती। मन ही मन उसे विवेक के मम्मी पापा से भी एक जुड़ाव सा हो गया था। वह दीवा स्वप्न देखती रहती कि ससुराल में वह कैसे सबका दिल जीत लेगी, विवेक के मम्मी पापा की खूब सेवा करेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन विवेक ने माया को कहा कि कल तुम कॉलेज नहीं जाना, मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस ले चलूंगा। फार्म हाउस शहर से बहुत दूर था, इसीलिए माया ने इनकार कर दिया। उसने सोचा, देर होने पर घर समय पर ना पहुंची तो क्या होगा। वैसे भी उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई जान पहचान वाले ने देख लिया तो क्या जवाब देगी। उसके इनकार पर विवेक बहुत नाराज हो उठा और माया को भला बुरा कहने लगा कि तुम्हें मेरे ऊपर, मेरे प्यार पर विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं है तो मेलजोल कैसा? अब हम आज के बाद एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वह पैर पटकते हुए गुस्से में लाल पीला होकर जाने लगा। यह देखकर माया का दिल बेचैन हो उठा। उसने लोक लाज त्याग कर बीच सड़क में विवेक का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने लगी। अब उसने तुरंत अगले दिन ही विवेक के साथ फार्म हाउस जाने की हामी भर दी। अगले दिन माया अपने मम्मी पापा के जाने के बाद ही विवेक के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वह विवेक के बताए स्थान पर पहुंच गई। विवेक भी अच्छी तरह तैयार होकर कार लेकर आ गया। काफी लंबी ड्राइव के बाद दोनों फार्म हाउस जा पहुंचे। वहां दो माली, एक दो नौकरों के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। माया मन ही मन घबरा रही थी। पहले दोनों बाहर बगीचे में बिछी कुर्सियों पर बैठ गए। एक नौकर कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स रख गया। माया पहली बार किसी पुरुष के साथ इतनी दूर आई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। विवेक ने कोल्ड ड्रिंक का गिलास माया को पकड़ाकर बोला, लो, यह लिम्का पी लो तो थकावट दूर हो जाएगी। उसने अपने लिए बियर मंगवाई थी। यह देख माया को कुछ हैरानगी सी हुई। माया ने कोल्ड ड्रिंक पी ली और विवेक ने माया को फार्म हाउस में घूमने के लिए चलने के लिए कहा। माया जैसे ही चलने के लिए खड़ी हुई, उसका सिर जोर से चकराने लगा। वह गिरने लगी। पास ही खड़े विवेक ने सहारा देते हुए उसे थाम लिया और बोला, तुमने शायद सवेरे से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाकर आराम कर लो, बाद में घूम लेंगे। वास्तव में विवेक के साथ जाने की जल्दी में माया एक कप चाय भी ना पी पाई थी। विवेक ने पास खड़े एक नौकर को वहां बने कॉटेज का कमरा खोलने का आदेश दिया। विवेक बड़े प्यार से माया को पकड़कर ले गया। कमरे में पड़े बेड पर माया लेट गई। विवेक ने कहा कि माया, मैं बाहर ही बैठा हूँ, घबराना मत, कुछ देर आराम कर लो, ठीक हो जाओगी तो पूरा फार्म हाउस दिखाऊंगा। माया का सिर घूम रहा था। धीरे धीरे वह अचेत होने लगी। उसके बाद पूरी तरह बेहोश हो गई। ना जाने कितना समय बीत चुका था। अब माया के कानों में कुछ अस्फुट ध्वनियां सुनाई पड़ने लगी। कुछ लोगों की फुसफुसाहट भी कानों में पड़ी।
ऐसे लगा कोई उसके शरीर को स्पर्श कर रहा है। उसने घबरा के आंखें खोली तो पाया विवेक उसके शरीर पर एक नौकर की सहायता से कपड़े पहनाने की कोशिश कर रहा है। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। क्रोध और क्षोभ से वह चिल्लाने लगी। विवेक ने नौकर को बाहर जाने का इशारा किया और बोला, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? विवेक के बदले हुए सुर सुन माया चकित रह गई। वह बोला, कोई नई बात तो नहीं है, हम दोनों युवा हैं, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। माया ने कांपते हाथों से पूरे कपड़े पहने और बिस्तर से उतर विवेक के सामने जा खड़ी हुई। उसने विवेक का कॉलर पकड़कर उसे धक्का देते हुए कहा, बेशरम, धोखेबाज लड़के, तुमने मुझे बहुत बड़ा दगा दिया है। यह कहकर वह बदहवास सी होकर दीवारों से अपना सिर फोड़ने लगी। बात बिगड़ते देख विवेक ने नया पैतरा बदला और बोला, माया, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम उसे सच समझ बैठी। अरे, तुम तो मेरी होने वाली पत्नी हो, घबराती क्यों हो? मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही बैंड बाजे के साथ दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। ऐसी बातें कर करके विवेक माया के क्रोध पर पानी डालने की कोशिश करने लगा। भोली भाली माया शादी की बात सुनकर बोली, विवेक, तुम मेरी कसम खाओ, आज ही अपने मम्मी पापा को हम दोनों की शादी की बात कर लोगे। इतना सब होने के बाद अब देर करना उचित नहीं होगा। विवेक ने उसे पूरी तरह आश्वस्त करते कहा, आज ही मम्मी पापा से बात करके तुम्हें फोन करता हूँ। वह माया को कॉलेज के बाहर उतारकर चला गया। तन मन से टूटी बिखरी माया घर पहुंची। मम्मी घर आ चुकी थी और किचन में व्यस्त थी। आहट सुनकर बाहर आई। माया का चेहरा भय और लज्जा से सफेद पड़ गया था। उषा उसे देखकर घबरा गई और बोली, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है। माया ने मम्मी को टालते हुए कहा कि सिर में बहुत दर्द है, अब मैं जरा सोने जा रही हूँ। उषा ने जिद करके उसे चाय पिलाई। माया सोने का बहाना करके लेट गई, पर नींद उससे कोसों दूर थी। वह बेचैनी से अगली सुबह का इंतजार करने लगी। अब उसे विवेक के फोन का बेसब्री से इंतजार था। रात भर वह बेचैनी से करवट बदलती रही। देर तक जगने के कारण माया सवेरे देर तक सोती रही। मम्मी चाय नाश्ते के लिए बुलाने आई, पर उसने मना कर दिया। मम्मी पापा के जाते ही माया उठ बैठी। थोड़ा सा नाश्ता कर विवेक के फोन का इंतजार करने लगी। जब दोपहर तक कोई फोन ना आया तो उसने स्वयं ही विवेक को फोन मिलाया, पर उधर से स्विच ऑफ का संदेश आ रहा था। पूरा दिन बीत गया, विवेक का कोई अता पता नहीं था। बीमारी का बहाना बनाकर वह 2 दिन घर में ही बैठी रही। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकाएक याद आया कि उसने बहुत बार विवेक को कॉलेज के पास एक पान वाले की दुकान पर खड़े देखा था। वह कॉलेज तो गई, पर 2 लेक्चर अटेंड करके कॉलेज के गेट पर आ खड़ी हुई। उसे पता था कि विवेक इसी समय वहां आता था। यह स्वयं विवेक ने ही उसे बातों बातों में एक दिन बताया था। उसका अनुमान सही निकला। विवेक वहीं खड़ा बेफिक्र होकर सिगरेट पी रहा था। उसकी पीठ माया की ओर थी। माया दबे पांव जाकर वहां खड़ी हो गई। विवेक आहट सुन के पीछे पलटा तो माया बिना समय गवाए बोल उठी, क्या बात है विवेक, तुम तो अपने मम्मी पापा से बात कर विवाह पक्का करने की बात कर रहे थे, अब तुम फोन स्विच ऑफ करके कैसे बैठे हो? वहां सड़क पर आसपास खड़े अन्य लोग भी उनकी बातें सुनने खड़े हो गए। विवेक का चेहरा अपमान और क्रोध से तमतमा गया। वह बहुत चालाकी से माया का हाथ पकड़ा और दूर एक पेड़ के पास ले आया। वहां आसपास कोई न था। वह गरज कर बोला, तुमने क्या शादी ब्याह को गुड्डा गुड्डी का खेल समझ रखा है? तुम कहोगी और मैं बारात लेकर आ जाऊंगा। अरे, अभी तो मेरा कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ, अभी सब भूल जाओ। यह सुनकर माया के तन बदन में आग लग गई। वह चिल्लाकर बोली, और वह सब जो तुमने फार्म हाउस में किया वह क्या था? इस पर विवेक बेशर्मी से हंसते हुए कहने लगा, तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ वहां गई थी। जो कुछ वहां हुआ उसमें तुम्हारी इच्छा भी शामिल थी। यह सब कहते हुए विवेक वहां से चला गया। माया सकते में आ गई। क्या यह वही विवेक है जिसने उसे जीना सिखाया था, प्यार करना सिखाया था? वह गिरती पड़ती कॉलेज के अंदर चली गई। सामने ही छवि दिखाई दे गई। वो माया को देख हतप्रभ रह गई और बोली, माया, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो तुम्हें घर छोड़ देती हूँ।
बेबसी, लाचारी और घबराहट से माया टूट के रो पड़ी। छवि समझ गई कि कहीं गहरी चोट खाई है। ज्यादा ना पूछते हुए छवि बोली कि माया तुम मेरे घर चलो, वहीं सब बातें करेंगे। माया की हिम्मत बंधी, वह छवि के साथ उसके घर चली गई। छवि की मम्मी माया को देख बहुत खुश हुई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर आशीर्वाद देते हुए उसका स्वागत किया। वो उन दोनों के लिए खाना बनाने चली गई तो छवि उसे अपने कमरे में ले गई। कमरे में आते ही माया के धैर्य का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। छवि ने उसे चुप कराते हुए रोने का कारण पूछा तो माया ने अपनी बर्बादी की पूरी कहानी उसे सुना डाली। यह सारी बात सुनकर छवि स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माया जैसी बुद्धिमान लड़की विवेक जैसे मक्कार लड़के के जाल में कैसे फंस गई। छवि और माया की दोस्ती बहुत सच्ची और पुरानी थी, इसीलिए वह माया से बोली कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, इसीलिए मैंने तुम्हें मशवरा भी दिया था। अब बताओ आगे क्या और कैसे करना है। माया बोली, मैं विवेक के माता पिता से मिलकर उसके बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। छवि को याद आया कि उसका चचेरा भाई भी तो विवेक वाले कॉलेज में ही पढ़ता है। वह विवेक के बारे में सारी जानकारी जुटा लेगा। उसके बाद तुम विवेक के माता पिता को सब बता देना। छवि ने उसी समय अपने चचेरे भाई आकाश को फोन करके विवेक के बारे में जानकारी जुटाने को कह दिया। आकाश ने 2 दिन का समय मांगा। माया 2 दिन तक कॉलेज ही नहीं गई। वह बेकरारी से आकाश और छवि की प्रतीक्षा कर रही थी। आकाश आज छवि के साथ विवेक की सारी जानकारी लेकर आने वाला था। मम्मी पापा के जाते ही उसने राहत की सांस ली। 11 बजते बजते आकाश और छवि दोनों आ गए। दोनों के चेहरे गहन निराशा में डूबे हुए थे। उदासी के बादल बरसने को तैयार थे। यह देख माया की दिल की धड़कनें रुकने लगी। उसके बाद आकाश ने विवेक की जो असली कहानी सुनाई, उसे सुनकर माया तो लगभग मृतप्राय ही हो गई। आकाश ने बताया कि विवेक एक बेहद आवारा किस्म का लड़का है। पटना से यहाँ पर पढ़ने आया था। 3 साल से फेल हो रहा है। उसके पिताजी खेती बाड़ी करते हैं। अपना पेट काट काट कर इसे पढ़ाई के लिए पैसा भेजते हैं, जिसे विवेक अय्याशी में लुटाता है। कुछ अमीर घरों के बिगड़े लड़कों के साथ उसका उठना बैठना भी है। कुल मिलाकर विवेक बहुत ही चालबाज आवारा किस्म का लड़का है। आकाश ने भाई होने के नाते उन दोनों को विवेक जैसे लड़कों से दूर रहने की सलाह भी दी। आकाश के जाते ही माया को घबराहट के कारण चक्कर आने लगे। छवि ने उसे पानी पिलाकर धैर्य रखने की सलाह दी। वह जानती थी कि माया ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है जिससे निकलना असंभव था, परंतु वह भी लाचार थी। इस मामले में वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद छवि भी अपने घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अब उसके पास माया को कहने के लिए ना कोई सुझाव था और ना ही कोई सांत्वना के शब्द थे। माया को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उसकी मृत्यु हो गई हो और छवि मातम मनाने उसके घर आई हुई हो। छवि के जाने के बाद मम्मी भी आ गई। माया को देखकर बोली, अरे माया, मैं नहा कर आती हूँ, तुम चाय बनाकर रखना। माया जो मूर्तिवत बैठी थी उठकर किचन में चली गई। अचानक उसका ध्यान उस सारे भोजन पर गया जो मम्मी सवेरे उसके लिए बनाकर गई थी। एकाएक उसके मन में एक विचार आया। उसने सारा भोजन एक अखबार पर रखा और भागती हुई बाहर दूर पेड़ के नीचे बैठे भिखारी के पास चली गई। उसने उसे भोजन देते हुए कहा, बाबा भोजन खा लो, आज हमने किसी का श्राद्ध कर्म किया था, इसीलिए दे रही हूँ। भूखा भिखारी बड़े चाव से भोजन खाने लगा। इस तरह उसने विवेक के प्यार का श्राद्ध कर्म भी कर निष्प्राण सी घर आ गई। उसे होश ही नहीं था। वह स्वयं अपनी नजरों से गिर चुकी थी। दुख का भयावह अंधेरा उसे लीलता जा रहा था। अब वह क्या करे, अपना दुख किसे सुनाए। मम्मी और पापा को जब उसकी कलंक गाथा का पता चलेगा तो उसका क्या हश्र करेंगे, यह सोचकर उसकी रूह कांपने लगी थी। पापा तो घर में ऐसा तूफान और तमाशा खड़ा करेंगे जिसका कभी अंत ना होगा। मम्मी जो जीवन भर ही पापा से दुखी रही थी और आज उसने शेष कसर पूरी कर डाली। वह सोचने लगी, उसने भी मम्मी को सताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसकी यह भूल मम्मी के प्राण ही ले लेगी। पापा तो शायद हमें घर से ही निकाल दें। यह सोचते सोचते
माया की पूरी रात आंखों में गुजर गई। अगले दिन मम्मी पापा के जाने के बाद जब वो सोच में डूबी रही कि क्या करे, तब अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसके दिल में बिजली सी कौंध गई। वह उठी और धीरे धीरे चलती हुई मम्मी के कमरे में जा पहुंची। उसे पता था कि मम्मी को सोने से पहले नींद की गोली सेवन करने की आदत है। उसके बिना उन्हें नींद ही नहीं आती है। मम्मी अपने पलंग के साइड टेबल में वह शीशी रखती थी। माया ने बिना विलंब किए हथेली में बहुत सारी नींद की गोलियां ले ली और पास रखे जग से पानी लेकर एक साथ सब गटक ली। एक लंबा श्वास लेकर वह वहीं मम्मी के पलंग पर लेट गई। मन में एक विचार आया कि चलो, मुझे किसी तरह इन दुखों से तो निजात मिल ही जाएगी। उषा ने घर आकर कॉल बेल बजाई। उसने देखा कि दरवाज़ा तो अंदर से ही बंद है। बार बार बेल बजाने पर जब दरवाज़ा ना खुला तो उषा ने पर्स में रखी अपनी दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। उसने अंदर जाकर उच्च स्वर में माया को पुकारा, पर बार बार पुकारने के बावजूद भी ना तो कोई हलचल हुई और ना कोई जवाब ही आया। वह माया के कमरे में देखने चली गई। माया का कमरा खाली था। अब वह दौड़ती हुई अपने कमरे में गई तो माया को अपने बिस्तर पर सोए हुए पाया। बार बार उसे हिलाने पर भी जब उसकी नींद नहीं टूटी तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह घबराकर अनु के मम्मी पापा को बुलाकर ले आई। सबकी बहुत कोशिशों के बाद भी जब माया को होश न आया तो उन्होंने बिना विलंब किए एम्बुलेंस बुलवा ही लिया और माया को अस्पताल ले आए। डॉक्टर ने मुआयना करके बताया कि बहुत बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां ली गई है। यह तो सुसाइड केस लगता है। डॉक्टर ने इलाज रोककर पुलिस को सूचित कर दिया। अनु अस्पताल में माया का सिर अपनी गोद में लेकर एक बेंच पर बैठी रही। अनु के मम्मी पापा और कुछ लोगों ने जब शोर मचाया तब जाकर डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, परंतु उसने किसी भी प्रकार का आश्वासन देने से मना कर दिया। उषा का शरीर घबराहट से बुरी तरह कांप रहा था। माया के पापा को भी ऑफिस में यह सूचना मिली तो वह क्रोध से आग बबूला हुए अस्पताल में आ पहुंचे। उन्होंने आते ही माया और उसकी मम्मी को अपशब्दों से विभूषित करना आरंभ कर दिया। यह सुनकर उषा की सहन शक्ति भी जवाब दे गई। उसने भी समय और जगह को न देखते हुए विनोद पर व्यंग बाण चलाने आरंभ कर दिए। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। बड़ी कठिनाई से अनु के मम्मी पापा ने उन दोनों को शांत करवाया। वहां खड़ी भीड़ को यह तो स्पष्ट हो गया कि लड़की ने अपने माता पिता की उपेक्षा और लापरवाही के चलते ही यह गलत कदम उठाया है। पुलिस भी आ पहुंची। 2 घंटे तक माया के माता पिता से पूछताछ होती रही। 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर ने माया को खतरे से बाहर होने की सूचना दी। छवि भी वहां आ पहुंची। उसने माया को विवेक द्वारा मिले विश्वासघात की पूरी कहानी माया के मम्मी पापा को एकांत में ले जाकर सुना दी। यह सुनकर माया के मम्मी पापा दोनों ही तड़प उठे। माया की मम्मी का रो रो कर बुरा हाल था। उसके पापा तो दीवारों से सिर पटक रहे थे। वह सोच रहे थे कि उनकी बदमिजाजी, क्रोध, लापरवाही और उपेक्षा ने उनकी बेटी के जीवन को बर्बाद कर दिया। बाकी कसर विवेक ने पूरी कर दी। ऐसी परेशानी में अनु और छवि के परिवारों ने उषा और विनोद का इस मुसीबत की घड़ी में पूरा साथ दिया। छवि ने विवेक की सारी जानकारी माया के मम्मी पापा को दे दी। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर वहां विवेक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने विवेक के बारे में जांच आरंभ कर दी। अनु और उसकी मम्मी विभा माया के परिवार के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करती रहीं। जब माया को होश आया तब उसने अपने मम्मी और पापा को अपने बेड के पास बैठे पाया। माया ने नफरत से मुंह फेर कर करवट बदल ली। उषा और विनोद ने दोनों के हृदय बेटी की पीड़ा से विगलित हुए जा रहे थे। उस पर उसकी नफरत ने दोनों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। छवि और अनु जबरन माया को कुछ खिला पिला जाती थी, वरना वह खाने की ओर देखती तक नहीं थी। अब माया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, परंतु माया ने वापस उस घर, उस सोसाइटी में जाने से इनकार कर दिया। अनु और छवि के मनाने पर भी वह नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में यही तय हुआ कि परीक्षा तक माया छवि के घर रहेगी। विनोद ने अपना तबादला दूसरे शहर में करवाने की अर्जी दे दी।
उषा ने भी अपनी ऑफिस से स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेकर शेष जीवन माया की सहेली बनकर बिताने का निर्णय ले लिया। समय बीतता गया। परीक्षा समाप्त होते ही माया अपने मम्मी पापा के साथ दूसरे शहर चली गई। माया ने विवाह करने से इनकार कर दिया। विवेक को बहुत सी धाराओं के तहत 5 साल की जेल हो गई। विनोद अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से घुलने लगे। उषा भी जवान बेटी को ऐसे जोगन सी बनी देखती तो उसका दिल छलनी छलनी हो जाता। वह सोचती, काश हम दोनों पहले ही इस बात को समझ लेते कि युवा होते बच्चों को दोस्त बनाकर रखना चाहिए। उन्हें माता पिता के रूप में हिटलर नहीं दोस्त चाहिए होता है। अपने मम्मी पापा को देख माया को भी बहुत दुख होता था। वह दोनों दुख और पश्चाताप में घुलते रहते और असमय ही बूढ़े हो गए थे। उसे अपने नादानियों पर बहुत पछतावा होता। काश वह भी मम्मी पापा से प्रतिशोध लेने की जिद न करती। यदि मैं स्वयं आगे बढ़कर मम्मी से अपनी समस्या कह देती तो क्या इससे मेरी हार हो जाती? मम्मी कुछ सलाह मशवरा ही देती या नाराजगी दिखा देती, इससे क्या वह कमतर हो जाती? विनोद तो नए स्थान पर नए परिवेश में अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए। माया और उसकी मम्मी उषा का समय काटे नहीं कटता था। उषा एक पढ़ी लिखी महिला थी। कुछ सोचकर उन्होंने घर में ही एक कोचिंग सेंटर खोल दिया। यह देख माया ने भी छोटे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना आरंभ कर दिया। अपने साथ हुए धोखे को मद्देनजर रखकर उसने मम्मी के पास पढ़ने आने वाले युवा होते बच्चों को समाज में व्याप्त धोखे और गलत संगत से बचकर रहने के लिए समझाना आरंभ कर दिया। वह उनकी समस्याओं को भी सुलझाने में मदद करती थी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे यह तसल्ली होने लगी कि मम्मी पापा की लापरवाही और उसकी नादानियों से जो जख्म उसके दिल में लगे थे वह तो धीरे धीरे भर ही जाएंगे। परंतु वह युवा होते हुए बच्चों को इस प्रकार की गलती करने से रोक पाने में मददगार हो सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।